ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कुवैत पर ईरानी हमले से भड़के खाड़ी देश, ट्रंप बोले ईरान पर अटैक मेरा फैसला। अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक, इजरायल लेबनान सीजफायर लागू करने पर सहमत। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में लगी आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, कई मरीजों की हालत गंभीर। आईसीयू के खिड़की दरवाजे तोड़कर मरीजों को निकाला गया बाहर। दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक गिरफ्तार, फायर एनओसी से लाइसेंस तक सवालों के घेरे में। 21 की मौत, जिनमें से 12 विदेशी नागरिक। शवों की पहचान के लिए होगा डीएनए टेस्ट। यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकार पर दिखाई सख्ती। प्रशासक नियुक्त करने पर उठाए सवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने का निर्देश। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, जहां कुवैत पर ईरानी हमले से भड़के खाड़ी देश, ट्रंप बोले ईरान पर अटैक मेरा फैसला। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले में भारतीय की मौत, 63 लोग घायल, कई की हालत गंभीर है। अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन अटैक है। इजरायल लेबनान सीजफायर लागू करने पर सहमत। खाड़ी सहयोग परिषद ने कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों को लेकर ईरान की कड़ी आलोचना की है। संगठन ने इन हमलों को कायराना बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। जीसीसी के महासचिव जासिद मोहम्मद अल बुदैवी ने कहा कि ईरान लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो खाड़ी देशों की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान के हालिया हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। ऐसे कदमों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सख्त रुख अपनाना चाहिए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला उन्होंने खुद लिया था। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, किसी ने मुझे बहकाया नहीं, यह फैसला मेरा अपना था। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद इजरायल और लेबनान ने सीजफायर को पूरी तरह लागू करने पर सहमति जताई है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना पर शोक जताया है। But maybe we're going to be getting along with Iran. We're going to find out. You know, there is a good possibility, I think, because without the bombing, that wouldn't have worked, without the blockade. The blockade is the most powerful thing. I think the blockade maybe has more impact than the bombing has. But the blockade that we have, the naval blockade, is incredible. Now, one ship has gotten through, unless we wanted it to, and people respect it a lot, and we'll see. But, you know, there's a chance if this really worked out, they could rebuild. You know, it used to be a very, very good nation. You go back, I have friends that used to, old timers, they used to go there and they used to do well. They used to build and run. They built apartment houses and they built office buildings that are hard to believe, right? और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली अग्निकांड को लेकर, जहां दिल्ली अग्निकांड में होटल मालिक गिरफ्तार। दिल्ली में आग लग हादसे में 21 लोगों की मौत, 12 विदेशी नागरिकों की दर्दनाक मौत, 9 भारतीयों में से 8 एक ही परिवार के। और शवों की पहचान के लिए होगा डीएनए टेस्ट। फायर एनओसी से लाइसेंस तक सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिस्ट स्टे होटल में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली है। इस होटल को 6 कमरों की मंजूरी थी, लेकिन 5 मंजिलों पर 25 से ज्यादा कमरे बना लिए। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी और आने जाने का एक ही रास्ता था। मृतकों में 11 विदेशी नागरिक और 10 भारतीय हैं। विदेशियों में 9 अफ्रीकी देशों और 2 तुर्कमेनिस्तान के नागरिक हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होगा। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। लवकेश और अन्य पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैक्स अस्पताल ने बताया कि 39 लोगों को लाया गया था, जिनमें 18 की अस्पताल आने से पहले मौत हो चुकी थी। 15 आईसीयू में भर्ती है और उनमें से 8 वेंटिलेटर पर हैं। अधिकारियों के अनुसार इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था, जबकि बेसमेंट
और ऊपरी मंजिलों का इस्तेमाल होटल के रूप में किया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद कई लोग बेसमेंट में फंस गए। देश की राजधानी दिल्ली में जनवरी 2021 से मई 2026 हादसों में 6,466 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14,557 लोग घायल हुए हैं। इनमें आगजनी में 445 लोगों की मौत और 3,193 लोग घायल हुए हैं। अन्य घटनाओं में 6,021 लोगों की मौत और 11,718 लोग घायल हुए हैं। देखिए, हम लोग अभी क्योंकि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, इसकी एनओसी थी या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम इसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसीज, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में लगी आग, 4 लोगों की दर्दनाक मौत, कई मरीजों की हालत गंभीर। आईसीयू के खिड़की दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। डीएम बोले आईसीयू में 15 मरीज थे। आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। आग शॉर्ट सर्किट से लगी, इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लोगों ने मौके से स्टाफ के गायब होने का आरोप लगाया। परिजन अपने मरीजों को स्ट्रेचर से बाहर ले जाते दिखे। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर है, जिसकी वजह से बचाव कार्य दिक्कत आई। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों में फंसे मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। चश्मदीदों का आरोप है कि मौत का आंकड़ा छिपाने के लिए पुलिस घटनास्थल से जल्दबाजी में शवों को लेकर चली गई। लोगों का कहना है कि अगर आग लगने के बाद समय पर पानी की व्यवस्था की गई होती तो मृतकों की संख्या कम हो सकती थी। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने भी दावा किया कि जब हमारी टीम घटनास्थल पर पहुंची तब अस्पताल का अधिकांश स्टाफ वहां मौजूद नहीं था। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार ने कहा कि अस्पताल की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनके मरीज वार्ड से गायब हैं। हर पहलू की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरीज जो अभी 13 का तो डेटा मिला है, भर्ती थे। सीसीयू में भी कुछ मरीज थे, उनको अगल बगल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। परिजनों का बयान भी हम लोगों ने लिया है। एक एक सूचना को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी सूचना हम लोगों के पास आ रही है, 3 अभी तक कंफर्म डेथ जो है, जो हम लोगों ने बॉडी भी देखा है, सिविल सर्जन साहब ने भी कंफर्म किया है और बहुत दुखद घटना है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इसकी हम लोग टीम विस्तृत जांच कराएंगे, टीम बना करके कि किस प्रकार से ये घटना हुई है और जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी नियमानुसार वो हम लोग। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पंचायत चुनाव की तारीखों पर सवाल। हाईकोर्ट ने सरकार से किए सवाल। लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासक नियुक्त करने पर उठाया सवाल। पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव की तिथि बताने को कहा। अदालत ने राज्य सरकार को समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया। यह आदेश ओम प्रकाश प्रजापति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया। राज्य सरकार ने हाल ही में प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें ही प्रशासक नियुक्त किया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ बताकर चुनौती दी है। मंगलवार को राज्य सरकार ने याचिका पर 3 जून को सुनवाई का आग्रह किया था।
कोर्ट ने मामले को 3 जून को सूचीबद्ध कर पेश करने का निर्देश दिया था। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की तिथि पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार की यह दलील नहीं मानी कि ओबीसी आयोग 6 महीने में रिपोर्ट देगा, इसलिए राज्य सरकार को अगली सुनवाई पर 10 जुलाई को यह रिपोर्ट पेश करनी होगी। पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण आदि के निर्धारण के लिए राज्य सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया है। यह आयोग मूल रूप से 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देने वाला है। इस रिपोर्ट के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की रिपोर्ट जल्द पेश करनी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग को भी पंचायत चुनाव की निश्चित तिथि अदालत को बतानी होगी। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो कि बोला है कि सरकार जल्दी अपने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करे, इस पर सवाल उठाए हैं, इसको लेकर क्या पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए ओबीसी आयोग का क्योंकि गठन नहीं हो पाया था, इसलिए पंचायत चुनाव समय पर अपने नहीं हो पाए थे, जिसके बाद सरकार ने जो ग्राम प्रधान थे उन्हें बतौर प्रशासक नियुक्त किया था। अभी कुछ दिन पहले ही ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो ग्राम प्रधान थे चूंकि उनका कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा था और उसके बाद उनकी वैधता नहीं रही थी। ऐसे में सरकार ने चुनाव समय पर नहीं हो रहे थे, ऐसे में सरकार ने ये प्रक्रिया की थी कि उन्हें बतौर प्रशासक नियुक्त कर दिया था और ये कहा गया था कि उनके जो अधिकार हों काफी सीमित होंगे, लेकिन क्योंकि चुनाव नहीं हो रहे तो प्रशासक के तौर पर वो काम करते रहेंगे जब तक कि पंचायत के चुनाव नहीं हो जाते। इसी को लेकर याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, जिसमें सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जो ग्राम पंचायतों की चुनाव तिथि बताने को कहा है। साथ ही साथ सरकार से यह भी कहा है कि राज्य सरकार जो समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट जुलाई तक पेश की जाए। इस तरह के निर्देश कोर्ट ने सरकार को दिए हैं। ये जो अपील थी, ये जो याचिका लगाई गई थी, उसके बाद इसकी सुनवाई आज जो ये कोर्ट कर रहा था, क्योंकि प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और समय पर चुनाव नहीं हो पाए हैं। इसके बाद अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक होता जा रहा है। विपक्ष का ये आरोप रहा है कि सरकार चुनाव समय पर कराने में असफल रही है और अब हाईकोर्ट का जो निर्देश आया उसके बाद एक बार फिर लगता है कि विपक्ष सरकार पर और अधिक हमलावर होगा। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। सरकारी वकीलों को बढ़ाया गया है भत्ता। 24 अहम प्रस्ताव मंजूरी को दी है हरी झंडी। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 प्रति क्विंटल। 15 जून से 31 जुलाई तक मक्का क्रय अवधि। 8.50 लाख बकायेदार वाहन स्वामियों को मिलेगी राहत। 1853 करोड़ रुपए की बकाये की वसूली का रास्ता आसान। 18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी वकीलों के भत्ते में बढ़ोतरी के साथ मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है और लाखों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी गई है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति के साथ ही कारागार विभाग, सिंचाई विभाग, आबकारी विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि व स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 प्रति क्विंटल तय किया गया है। मक्का की सरकारी खरीद की अवधि 5 जून से 31 जुलाई तक रहेगी और कई जिलों में मक्का खरीद की व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजे की नई नीति का हरी झंडी दी है। वहीं जेल में बंदी की मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति को मंजूरी दी गई है। 18 शहरों में जीसीसी मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और बड़े शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्ते बढ़ाए गए। मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन मंजूर की गई और 5 जिलों में नई जेलों के निर्माण को मंजूरी मिली है। अगली खबर का रुख करेंगे, बड़ी खबर का, जो आ रही है झारखंड से। जो झारखंड में अवैध खनन पर सख्त सीएम हेमंत सोरेन। ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं पर एक्शन के निर्देश। बालू घाटों की नीलामी तेज करने के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में खान एवं
भूतत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान अधिकारियों को आदेश दिया है कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करें। सीएम ने विशेषकर बालू उठाव की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को पत्थर के अत्यधिक बाहरी निर्यात पर नियंत्रण के उपाय खोजने और पहाड़ों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक घाटों से बालू उठाव पर एनजीटी की रोक दी जाएगी। इन 4 महीने में उपरोक्त घाटों का ईसी, सीटीओ, डीलर लाइसेंस ग्राम सभा से अनुमति ली जाएगी। नीलाम कोयला ब्लॉकों को चालू करने का निर्देश। मुख्यमंत्री ने नीलाम को हो चुके कुल 30 कोयला ब्लॉकों को भी शीघ्र संचालित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। ये ऐसे कोल ब्लॉक हैं जिन्हें अब तक आवश्यक अनुमति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी छात्रावासों, विशेषकर आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों का समुचित मैपिंग कर वहां कोयला आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एलपीजी की उपलब्धता में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले के उपयोग की संभावनाएं पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। इसके लिए उन्होंने एक व्यवहारिक कार्य योजना तैयार कर चरणबद्ध तरीके से लागू करने को कहा। वर्तमान में राज्य भर में 300 के करीब आवासीय विद्यालय कार्यरत हैं। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अजय, सोरेन सरकार ने क्या क्या उपाय करे हैं अवैध खनन को रोकने के लिए? देखिए अंकिता, ये जो मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री लगातार जो है हर विभाग की क्रमवार जो है वो समीक्षा कर रहे हैं, उनके कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और उनसे जो बातें जो निकल कर आती हैं, जहां पे लूज फॉल है, जहां पे वो उस पर कुछ सुधार की आवश्यकता है, उस पर अपने अधिकारियों को और अपने तमाम जो है वो मंत्रियों को आदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में जो है कल वो खान और भूतत्व विभाग के कार्यों की उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने पाया कि वो जो है सबसे पहले जो है बालू घाट जो है उसकी नीलामी की प्रक्रिया जो है तेज की जाए, या वैसे बालू घाट जैसे 820 जो घाट हैं, इसमें जो कैटेगरी 1 में जो 376 जो घाट हैं उन पे जो है जल्दी से उन पर जो है वो चूंकि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है एनजीटी का रोक लग जाता है, यानी उस दरमियान जो है बालू उठाव नहीं हो सकता है। तो वैसे चीज इसके लिए जल्दी लाने के लिए, चूंकि इसमें राजस्व का मामला पड़ता है, इससे जो है बालू घाट से झारखंड सरकार को 3000 का राजस्व मिलेगा। तो और जो जितने हैं जैसे 444 जो कैटेगरी 2 के जो है उसमें 300 घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उसको जल्द से जल्द उसको निष्कासित करने के लिए, उसको जल्द से जल्द उस बालू उठाव की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वो अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। दूसरी तरफ वो जो है खान और भूतत्व विभाग के उन्होंने जो 30 जो कोल ब्लॉक थे जो उसको पुनः चालू करने के लिए उसको अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा है कि जो कोल ब्लॉक जो वर्षों से लंबित हैं, जिन पर वो बंद हैं, उनको शीघ्र ही चालू किया है। दूसरी तरफ जो सीसीएल और जो तमाम जो कोल इंडिया के जो माइंस है, जो बंद माइंस है, तो उन बंद माइंसों को जो है वो खोलने, वैसे बंद माइंस को पुनः चालू किया जाए या फिर उन बंद माइंस को जो कोई उसमें तकनीक लगा के और कुछ प्रक्रिया लगा के उसमें कोई कार्य किया जाए जिससे कि कुछ राजस्व की प्राप्ति हो और कुछ जो है उसमें रोजगार मिल सके, इसके लिए भी उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। दूसरी तरफ एक और भी उन्होंने कहा है कि जो झारखंड में जो कोयला चोरी और बालू चोरी और ये सब जो चोरी हो रही हैं या उस पर कहीं कहीं सुनने में आता है, तो उस पर पूर्णतः कैसे लगाम लगाया जाए, उस पर कैसे ये किया जाए, इसलिए उन्हें अपने तमाम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि कहीं से भी किसी जिले से भी कोई अप्रिय घटना, कोई अप्रिय वारदात न हो, इसके लिए अपने अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। जी अंकिता। ठीक है अजय, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्य में 10 जून से 15 अक्टूबर तक घाटों से बालू उठाव पर एनजीटी की रोक लग जाएगी और इन 4 महीने में उपरोक्त घाटों का ईसी, सीटीओ, डीलर लाइसेंस से ग्राम सभा से अनुमति ली जाएगी।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां दिल्ली स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आईएसआई अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल केस में भायंदर से युवक गिरफ्तार, ठाणे कोर्ट ने दी ट्रांजिट रिमांड। आरोपी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुंबई से सटे भायंदर इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और महाराष्ट्र एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 26 वर्षीय हुजैफा फारूक अहमद हाशमी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित हैंडलो और आईएसआई से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ठाणे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोपी ने जवाब दिया कि उसे इसकी जानकारी है। कोर्ट में दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने आरोपी के कथित चैट रिकॉर्ड और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े दस्तावेज पेश किए। जांच एजेंसी ने आगे की पूछताछ और जांच के लिए आरोपी को दिल्ली ले जाने की अनुमति मांगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि आरोपी को दिल्ली कैसे ले जाया जाएगा। इस पर स्पेशल सेल की टीम ने बताया कि उसे ट्रेन के माध्यम से दिल्ली ले जाया जाएगा। टीम ने यात्रा और पेशी के लिए 3 दिन के ट्रांजिट वारंट की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अब आरोपी को दिल्ली ले जाकर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच होगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित लिंक की भी पड़ताल कर रही हैं। हुजैफा मेरा छोटा बेटा है जो गैरेज का काम करता था, और वो गैरेज के काम के अलावा अपना घर और अपने गैरेज के काम के अलावा कुछ नहीं जानता। उसको जो है गलत तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर चैट आया। वो ये समझा कि उसके दोस्त कोई नॉन नंबर से चैट कर रहा है, तो उसके ऊपर वो आया। उसके बाद उसको जो अमाउंट जो भेजा गया उसके दोस्तों के खाते में, उसके खाते में 1 रुपया नहीं आया आज तक। वो मुझसे पैसा लेके जाता है। अभी भी उसका अगर बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस चेक करेंगे जो ऑनलाइन चला था, उसमें कोई बड़ी अमाउंट नहीं आई हुई है। जो भी मैंने ट्रांजैक्शन किया होगा वो होगा, या कस्टमर से जो ट्रांजैक्शन लिया होगा वो होगा। कोई उसके पास अमाउंट नहीं है। ऐसा कोई अमाउंट होता तो मुझसे कभी पैसा नहीं मांगता कि डैडी दाढ़ी सही कराने जाना है, या डैडी मेरे मोबाइल का रिचार्ज। अभी जस्ट 15 दिन पहले उसके मोबाइल का रिचार्ज मैंने किया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, इस आरोपी को तो पकड़ लिया गया है, मगर इसके अलावा इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, कार्रवाई कहां तक पहुंची है, पूरी जानकारी बताइए। जिस तरह से महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली स्पेशल की जो टीम है लगातार छापेमारी कर रही है, महाराष्ट्र में कई जगह पर छापेमारी की गई है। कल जो है हुजैफा को मेरा भाईंदर से वहां से डिटेन किया गया है, जिसका ट्रांजिट सैंपल जो है दिल्ली लेके जाया जा रहा है। हालांकि उसके अकाउंट में 25,000 रुपए जो ऑनलाइन पेमेंट आए थे, और कुछ चैट्स हैं जो पाकिस्तानी कनेक्शन जो है जो पवार है उसके अपना यावर खान से चैट हुई है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और उसमें संदिग्ध जिसमें दिल्ली से हिरासत में लिया है। अब उसे दिल्ली जाके पूछताछ की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली से जो टीम है वो महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में भी छापेमारी की है। वहां से भी 4 संदिग्ध को वहां पे डिटेन किया गया है। हालांकि उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसा आरोप है कि भट्टी और राणा जो कनेक्शन है उनसे जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया पे वो उनको अपने युवाओं को अपना शिकार बनाता था, उनको पैसे दिया करता था और उनसे जानकारी लेता था, ऐसा आरोप है। तो पूरी तरह से इस मामले की जो जांच है वो महाराष्ट्र एटीएस भी कर रही है और दिल्ली स्पेशल टीम भी कर रही है। अभी भी जो छापेमारी है वो जारी है। श्रीरामपुर से 4 लोग को डिटेन किया गया है, 4 लोग से पूछताछ की जा रही है। अगर उनके सवाल में जवाब नहीं दे पाएंगे तो उन्हें भी हिरासत में लेकर अच्छी तरह से जो पूछताछ की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। कई दस्तावेज मिले हैं। अब देखना है कि 4 के बाद और महाराष्ट्र एटीएस कहाँ पे छापेमारी करती है और किसके नाम सामने आते हैं। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित लिंक की भी पड़ताल कर रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।